नमस्कार, मैं अमर खान। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आप और आपका परिवार अच्छा होगा, खुश होगा। मैं हमेशा भगवान से और खुदा से ये दुआ करता हूं कि आप खुश रहें, तंदुरुस्त रहें और देश की तरक्की में अपना योगदान देते रहें। आज हम बात करते हैं नगीना से सांसद और आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, आज़ाद समाज पार्टी काशीराम के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर रावण के बारे में। चंद्रशेखर रावण को 2021 में टाइम पत्रिका ने 100 उभरते हुए नेताओं की लिस्ट में भी डाला था। हालांकि मेहनती इंसान है, नगीना से सांसद हैं, पूरे पिछले 5-10 सालों से लगातार राजनीति के क्षेत्र में वो मेहनत कर रहे हैं। अभी पिछले दिनों उनका एक इंटरव्यू चल रहा था। इंटरव्यू में उन्होंने कुछ बातें कही जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। उन्होंने सबसे पहले जो आज कुछ दिन पहले जो संभल में जो हिंसा हुई है, संभल की हिंसा के बारे में उन्होंने कहा संदीप चौधरी के साथ उनका इंटरव्यू चल रहा था। उन्होंने कहा कि 3 दिन पहले की चैट और 3 दिन बाद की चैट संभल की यदि निकाल ली जाए, अफसर्स की, राजनेताओं की, तो सारा क्लियर हो जाएगा कि ये जो हिंसा हुई है जिसमें लोगों की जान गई है वो किस तरह से प्लान किया गया था। उन्होंने एक बात और कही कि सीबीआई से इसकी जांच कराई जाए सुप्रीम कोर्ट की देखरेख के अंदर, सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में इसकी जांच कराई जाए। उन्होंने कहा कि ये जो आग भड़क रही है देश के अंदर, ये जो नए नए मुद्दे देश के अंदर रोज चल रहे हैं, सर्वे का मुद्दा जो 1991 के वर्शिप ऑफ पैलेस एक्ट को खत्म कर दिया गया है, उसमें यह गुंजाइश कर दी गई है कि कोई भी यदि अदालत के अंदर, निचली अदालतों में कोई अर्जी लगाता है कि हमें उस मंदिर की या मस्जिद का सर्वे करना है, तो उसको तुरंत इजाजत दे दी जाती है। उन्होंने ये कहा कि यह सुप्रीम कोर्ट के जजों द्वारा लगाई गई आग है जो पूरे देश में फैल रही है और फैलेगी। उनका मानना है कि देश के अंदर और भी धर्म है, अकेला यह धर्म नहीं है। यदि दूसरे धर्म के लोगों ने भी अदालतों में यह अर्जियां लगानी शुरू कर दी कि उस मस्जिद का हमें सर्वे करना है, उस मंदिर का हमें सर्वे करना है, उस चर्च का हमें सर्वे करना है या उस गुरुद्वारे का सर्वे करना है, तो यह आग कहां जाकर रुकेगी, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं। चंद्रशेखर आजाद की ये कुछ बातें सही भी लग रही हैं। उन्होंने कहा कि अजमेर पर जो अभी बात चल रही है, प्रधानमंत्री खुद अजमेर में चादर भेजते हैं। जितने प्रधानमंत्री हुए, जितने राष्ट्रपति हुए, सभी अजमेर में चादर चढ़ाते हैं। क्या उसका भी सर्वे होगा? क्योंकि वहां भी जो उनके सर्वे की जो याचिका है वो डाल दी गई है और वो पास कर दी जाएगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस बात की आज्ञा अदालतों को दे दी है। तो सबसे ज्यादा गुनहगार इस आग का जो बताया चंद्रशेखर रावण ने, वो बताया सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, और सीधा सीधा जो रिटायर्ड हुए हैं अभी DY चंद्रचूड़ साहब, क्योंकि उन्होंने ही उस एक्ट को 1991 वाले एक्ट में तब्दील करके ये इशारा कर दिया, ये मोहलत दे दी, ये इजाजत दे दी कि आप किसी भी धार्मिक स्थल का सर्वे कर सकते हैं, उसमें किसी की कोई गलती नहीं है, उसमें कोई गलत बात नहीं है। अब ऐसे तो उन्होंने बताया कि 40,000 चीजें हैं, 40,000 मंदिर हैं, मस्जिद हैं जिनका सर्वे कराया जा सकता है। तो ये कहां रुकेगी आग? ये तो अभी जैसे संभल के अंदर 5-7 लोगों की मृत्यु हो गई, जान से मार दिए गए, गोली से मार दिए गए। ऐसे तो हर जगह कहीं ना कहीं ये आग लगती रहेगी, लोग जलते रहेंगे और एक दिन ये भड़क कर इतनी ज्यादा हो जाएगी कि इस पर काबू पाना मुश्किल हो जाएगा। कई चीजें चंद्रशेखर रावण ने बड़ी सही कही हैं कि उन्होंने कहा कि एक कहावत है कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। उन्होंने कहा कि राम भगवान कण कण में हैं। यदि आपका मन पवित्र है तो आपको मथुरा या वृंदावन या अयोध्या जाने की जरूरत नहीं है। आपको अपने मन के अंदर यह तसल्ली होनी चाहिए, संतुष्टि होनी चाहिए, पवित्रता होनी चाहिए, तो आपके सारे काम घर बैठे बन सकते हैं। आपके मन में राम है, कण कण में राम है। चंद्रशेखर ने यह बात कही है। उनका 1-2 बातें और कहना था
कि कोई भी इंसान यदि इन चीजों में संलिप्त है, उसकी इंटेंशन क्या है? क्या प्रॉपर तरीके से वो जानना चाहता है, या सत्ता को रोके रखने के लिए? उन्होंने सीधा सीधा यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऊपर हमला किया कि वो यदि ये जो आग है इस पर काबू पा लेंगे तो उनकी सत्ता चली जाएगी। सत्ता को रोके रखने के लिए, सत्ता में बने रहने के लिए वो इस तरह से यूपी के अंदर आग लगवा रहे हैं कि हर जगह धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। ये कई चीजें उन्होंने कही, और मुझे लगता है कि जहां तक हम सोच भी सकते हैं इस बात को कि इन चीजों का कोई फायदा तो है नहीं। चंद्रशेखर रावण ये भी कहते हैं कि भाई देश के अंदर बेरोजगारी है, उस पर तो आपका ध्यान है नहीं, भूखमरी है उस पर तो आपका ध्यान है नहीं, शिक्षा गांव गांव तक नहीं पहुंच पा रही है उस पर आपका ध्यान है नहीं, स्वास्थ्य के कारण, स्वास्थ्य में दवाई ना मिलने के कारण, इलाज ना हो पाने के कारण लोग मर रहे हैं, पहुंच नहीं पा रहे हैं अस्पतालों तक, उसमें तो आपकी दादागिरी नहीं चल रही, उसमें तो आपकी सरकार कोई काम कर नहीं रही है। सिर्फ एक मुद्दा मिला हुआ है कि धार्मिक भावनाएं भड़काओ, लोगों को भड़काओ, एक तरफा कर दो, दो हिस्सों में बांट दो, एक इधर बांट दो, एक इधर बांट दो, और सत्ता पाते रहो, सत्ता में बने रहो। हालांकि चंद्रशेखर रावण जो हैं ये कई बार गिरफ्तार भी हो चुके हैं। हाथरस का जो सामूहिक बलात्कार केंद्र का कांड था, उसमें इन्होंने बहुत भागादौड़ी की थी, धरना प्रदर्शन किए। ये अपने 500 भीम आर्मी सदस्यों के साथ गिरफ्तार किए गए। हैदराबाद के अंदर भी इनको गिरफ्तार किया गया, और जो जामा मस्जिद पर भी एक बार ये धरना देने गए थे का विरोध करने के लिए, CAA जो कानून आया था उसके विरोध में भी इनको गिरफ्तार किया गया। इनको कुछ दिनों के लिए जेल में भी रखा गया। तो हर किसी की अपनी कहानी है। देखिए, राजनीति में गिरफ्तारियां, धरने प्रदर्शन एक राजनीतिक लेवल पर चलते हैं, और उस लेवल को यदि आप धार्मिक रंग दे देते हो, जातीय रंग दे देते हो, तो खतरनाक है, समाज के लिए भी और देश के लिए भी। सबसे पहले तो समाज खत्म होता चला जाएगा, समाज के बच्चे बर्बाद होते चले जाएंगे, अशिक्षित होते चले जाएंगे, बेरोजगार होते चले जाएंगे। जब समाज में आगजनी फैल जाती है किसी चीज को लेकर, तो देश कैसे मजबूत हो सकता है? नहीं हो सकता। मैं बार बार कहता हूं कि 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन के सहारे जिया जा रहा है, जिलाया जा रहा है, मतलब जी रहे हैं, 5 किलो राशन मिल रहा है उनको। तो शिक्षा कैसे मिलेगी? अच्छे स्कूलों में कैसे पढ़ पाएंगे वो? जब राशन ही सरकार से लेकर खा रहे हैं वो, तो कमाएंगे क्या हो? बड़े स्कूलों में फीस कैसे भर पाएंगे? सरकारी स्कूलों की आपने हालत देख ही रखी है। तो कहने का मतलब है कि इन चीजों को, मेरे ख्याल से, यदि देश से सच्चा प्यार यदि आप करते हैं, हमारे राजनेता, मैं सबकी बात कर रहा हूं, देश से सच्चा प्यार करते हैं, देशभक्ति उनके अंदर है, तो शिक्षा को बढ़ाइए, हर घर तक शिक्षा पहुंचाइए, हर घर तक रोजगार पहुंचाइए, और हमारे नौजवानों को इतना मोटिवेट करिए कि हर परिस्थिति से निकलकर अपने आप को कामयाब बनाएं। लेकिन नहीं, सत्ताधारी ऐसा नहीं करेंगे भाई। क्यों करेंगे? वो सत्ता से उतर जाएंगे, शिक्षित हो जाएंगे, लोग पढ़ लिख जाएंगे, समझ में आने लगेंगी, सबकी प्लानिंग जो है वो समझना शुरू कर देंगे वो, और उनको इस बात का दुख होगा। लोग एक साथ उनको वोट भी नहीं करेंगे कि ये आदमी गलत है, इसको वोट मत करो। वो सत्ता से बाहर हो जाएंगे। तो सत्ताधारी तो सत्ता हमेशा खून की प्यासी रही है, चाहे वो गोली मार के ले लो, चाहे भूखे रख कर ले लो, चाहे अनपढ़ रख कर ले लो, चाहे बेरोजगार रख कर ले लो। अरे बेरोजगार रखना भी तो हत्या ही करना है समाज की। जब कमा नहीं पाएगा आदमी, नौकरी नहीं कर पाएगा, शिक्षा नहीं ले पाएगा, तो वो जीते जी मरा हुआ इंसान है। चलिए, इन चीजों में बार बार बहस करने का जरूरत नहीं है। देश समझ भी रहा है, देश के लोग भी समझ रहे हैं, समझने से रोका जा रहा है। सबसे बड़ी दिक्कत जहां आ रही है वो ये आ रही है कि देश के लोगों को समझने से रोका जा रहा है सत्ता के बल पर। चंद्रशेखर आजाद की कुछ बातें मुझे अच्छी लगी
उनकी एक और बात बता रहा हूं, उनकी एक प्रेमिका थी, उन्होंने कुछ आरोप भी लगाए थे चंद्रशेखर आजाद के ऊपर, जिसका नाम था रोहिणी घावरी। रोहिणी घावरी ने चंद्रशेखर आजाद के लिए कहा था कि मैं इस आंदोलन में इसलिए शामिल हुई थी चंद्रशेखर आजाद के साथ कि पूरी तरह से समाज को समर्पित थे, लेकिन मुझे बाद में ये पता लगा कि ये शादीशुदा इंसान हैं, इन्होंने मुझे चीट किया, इन्होंने मुझे धोखा दिया। हर किसी के साथ प्लस और माइनस जुड़ा हुआ है, काला और सफेद जुड़ा हुआ है। रोहिणी घावरी ने चंद्रशेखर आजाद के ऊपर, रावण के ऊपर बहुत सारी इल्जाम लगाए। वो आज वापस अपने इंदौर चली गई हैं, मध्य प्रदेश की रहने वाली थी। वो ये दुविधा में रही कि चंद्रशेखर आजाद की शादी नहीं हुई है, लेकिन बाद में उनको पता लगा कि चंद्रशेखर आजाद की शादी हो चुकी है और उनको इस बात का बड़ा पछतावा हुआ कि वो सब कुछ छोड़कर चंद्रशेखर रावण के साथ लगी रही। तो पर्सनल जिंदगी है, हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ कमियां होती हैं, कुछ ना कुछ अच्छाइयां होती हैं, लेकिन आज चंद्रशेखर रावण अच्छा काम कर रहे हैं, समाज के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। नगीना से वो जीत कर आए हैं, सांसद बने हैं, संसद के सदस्य हैं। तो हम उनसे उम्मीद करते हैं कि गरीबों के लिए लड़ें, अनपढ़ों के लिए लड़ें, अशिक्षितों के लिए लड़ें, स्वास्थ्य के लिए लड़ें और देश को तरक्की के रास्ते पर आगे ले जाने के लिए लड़ें। उनका छोटा सा मैं जीवन परिचय आपको देता हूं। इनका जो जन्म मैंने बताया था कि 3 दिसंबर 1986 को दलित बहुजन 3 दिसंबर 1986 को हुआ। दलित बहुजन अधिकार पार्टी के ये नेता माने जाते थे और समाज पार्टी, आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। नगीना से लोकसभा सांसद हैं। इनकी पत्नी का नाम, जो एक्चुअल में जो इनकी पत्नी है, उनका नाम है वंदना कुमारी। माताजी का नाम कमलेश देवी और पिताजी का नाम गोवर्धन दास। इन्होंने दिल्ली और यूपी से पढ़ाई और शिक्षा दीक्षा ली है। आज नगीना से सांसद है, मैं बता चुका हूं। अग्रणी सांसद हैं, मेहनती हैं, युवा सांसद हैं और हम उससे उम्मीद करते हैं कि देश में युवाओं का साथ दें, युवाओं को पढ़ाई के रास्ते पर, तरक्की के रास्ते पर और मोटिवेशन के रास्ते पर लेकर जाएं ताकि हमारा देश मजबूत हो सके। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।